आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि आज तारीख है 16 दिसंबर और कल है 17 दिसंबर। तो कल आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी का पेपर होगा, फिर 18 तारीख को ग्रुप सी का पेपर होगा। तो आज हम आप लोग के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ये एक है लोक्ति है, कह रहा है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। लोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसमें देखिए आज है क्या कि मैं ज़्यादा आपको डिटेल बताऊंगा नहीं, बस विकल्प बताता जाऊंगा क्योंकि आज हमें कम से कम 200-250 प्रश्न जो है कोशिश करूंगा इतना कराने के लिए। देखिए आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो इसका जो आंसर होगा बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत से में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना। तो ये आपका ऑप्शन पड़ जाएगा कि एक नई मुसीबत में पड़ना, बी वाला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। तो किनारे लगने का मुहावरे का अर्थ होता है किसी कार्य को का समाप्त होना। ये वाला सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा, छिछला, समतल, उभरा या उभार। तो उथला का जो विलोम होगा वो गहरा होगा। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? स्वर्ग का विलोम क्या होगा? बैकुंठ, देवलोक, नरक, परम धाम। क्या होगा? नरक होगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है? तो पहाड़ का पर्यायवाची अचल, अचला, गिरी और अद्री। तो पहाड़ का पर्यायवाची अचला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब तत्सम नहीं है तो मतलब तद्भव है। चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन। तो इसमें जो है आपका चैत, क्या ये तत्सम नहीं है? और जिसका तत्सम नहीं है और तत्सम का जो है अर्थ क्या होता है, मतलब जो संस्कृत से निकले हुए जो शब्द हैं वो आपके तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका चैत क्या है? ये तत्सम नहीं है, ये क्या है? एक तद्भव है। 7 नंबर, निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण क्या है? भ्रांतिमान ये हैं सरस ओस की बूंदे या हैं मंजुल मोती, एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। ये वाला जो डी वाला है यही आपका जो है भ्रांतिमान अलंकार है। देखो मैंने बताया ना, ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे आज क्वेश्चन कराने हैं आप लोग को, तो बस बताता जाऊंगा। आप लोग बस एक ससरी निगाह से देख डालिए क्योंकि समय बहुत कम है। अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है, जड़ निखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? जड़ जमा लेने का मतलब क्या होता है? आस लगाना, स्थिति डावा डोल करना, स्थिति हिला देना, स्थिति मजबूत करना। तो स्थिति मजबूत करना, डी वाला बिल्कुल सही है। तब तो बहता समय सीला सा जग जाएगा, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तब तो बहता बहता समय सीला सा, देखो मैं एक बात बता दूं, जो ये आपका उपमा अलंकार है। पहले बात से उपमा अलंकार में मैं बहुत सिंपल तरीके बता दूं, जहाँ पे योजक आ जाए, जिसे सीला सा, देखिए सीला सीला जो यहाँ पे योजक चिन्ह आया है ना, ये अधिकतर आपका क्या बताता है? उपमा अलंकार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। छात्र स्कूल गए थे, इस वक्त में भूतकाल का कौन सा रूप है? ठीक, छात्र स्कूल गए थे, तो पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, समान भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है।
तीन में न तेरह में, इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तीन में न तेरह में, अनावश्यक, बुरा, तुच्छ, महत्वहीन। ठीक है, महत्वहीन, ऑप्शन डी सही है, तीन में न तेरह में। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? तो मैं पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा? पूर्ववर्ती का विलोम पूर्वज होगा, परवर्त होगा, पूर्वव्रत होगा, परवर्ती होगा। तो क्या होगा? पूर्वज होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, माँ पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? माँ पिता से सामान मंगवाया, तो हमें यहाँ बताना है अकर्मक, अज्ञार्थक, द्विकर्मक, प्रणार्थक। तो प्रणार्थक है, क्यों? क्योंकि ये होता क्या है, जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी से काम करवाता है तो वह प्रणार्थक क्रिया होती है। टी वाला बिल्कुल राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसका दमन न किया जा सके वह कहलाता है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। जिसका दमन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न, अदम्भ, दम्भ, दामिनी। क्या कहते हैं? ये आपका जो बी आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये अदम्भ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। ठीक है, तो इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण हमें बताना है। तो पहला दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, दादी ने ढेर सारे, देखिए जो ढेर सारा है ना, यहाँ मैं आपको बता दूं, जहाँ अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है, ये पहले के हिसाब से। और उपयुक्त में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ढेर सारे, ठीक है, ढेर सारे का मतलब ये है कि पता नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, बी वाला बिल्कुल राइट है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गायिका शब्द का बहुवचन बताइए। हमें गायिका क्या बताना है? बहुवचन। गायक होगा, गायिकाएं होगा, गायिकाएं होगा कि गायिका होगा? तो बी वाला सही है। ठीक है, गायिका का शब्द का बहुवचन गायिकाएं होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिख कर, फिर यहाँ डैश दिया है, आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों के लिए सही का चयन करके प्रस्तुत वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो देखिए, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित, बिल्कुल सही पढ़ा, सीमित नहीं रखा। ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, सी वाला भी नहीं जाएगा। चाणक्य नीति में लिख कर अपनी आने वाली, ये अपनी आने वाली पीढ़ियों को भविष्य दिया। तो ये आपका बी व सी वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, यही सी वाला आंसर होगा आपका। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा का समानार्थी क्या होगा? कौतूहल या कौतुक, हर्ष या प्रमोद, उत्सुकता या अभिलाषा, विराम या विलंब। तो क्या होगा? उत्सुकता, अभिलाषा, यही सी वाला सही है। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? अलका सरावगी, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेलवाल, उषा राजे। तो उषा राजे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस सिलीगुड़ी में, रांची में, जोधपुर में, जबलपुर में? कहाँ बोली जाती है बघेली? जोधपुर में बोली जाती है, सॉरी जबलपुर में बोली जाती है। डी वाला बिल्कुल सही है। देखिए, अब आगे है, एक स्टोरी दिया है। क्या दिया है? कि स्टोरी दिया है, इसको हमें पढ़ना है। देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें इसको पहले पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे। ईर्ष्या का काम काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को
जानते होंगे, जो ईर्ष्या और देश की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहीं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। एक मिनट सही कर लें इसको। है ये, अब सही है, ठीक है, अब पूरा आ गया है। तो कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर उनके अपने उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, या भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहाँ होता। देखिए थे स्टोरी आते, इस पे हम कहानी देखिए, इस पे पूछ क्या रहा है। इसका जो है पहला क्वेश्चन है 21 नंबर। ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसाना, जलाना, नाचना। तो ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श, मूल्य। तो इसका अर्थ होता है, ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। फिर 23 क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। 23 है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई, उपासना की गई है। ठीक है, तो इसमें जो है, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं उनकी खिल्ली उड़ाई गई है। क्या कहे? खिल्ली उड़ाई गई है। आइए देखते हैं 24 में, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अपव्यय का खर्च होता है, कम खर्च होता है, अधिक खर्च होता है, फिजूल खर्च होता है। अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ, अपव्यय। ठीक है, तो क्या होगा? ईर्ष्या होगा। ये वाला सही है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि, इत्यादि यार अलावा यण संधि। कौन संधि होगी? यण संधि होगी। डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कुछ चीजें आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। हाँ चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन ही था हमारा, ये थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, अब सही हो गया। यहाँ कह रहे हैं इत्यादि में कौन सी संधि है? तो ध्यान दीजिए कि यहाँ कौन संधि है? यण संधि है। जहाँ पे मतलब इस शब्द जैसे कि य, र, ल, व आ जाता है, वो अधिकतर यण संधि होती है, जैसे कि यहाँ पर है य। ठीक है, इन शब्दों के आगे आधा अक्षर आता है, तो यण संधि का ही बोध कराता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अन, पोधन अन, तो पौधन न, पोधन अवन। तो बी वाला सही हो गया, पोधन अन, ये आपका पवन का संधि विच्छेद है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से संकर शब्द कौन सा है? नारिकेल, चुगलखोर, अतिशबादी। हाँ, कौन सा है आपका? नारिकेल है, चुगलखोर है, अतिशबाजी है, लफंगा है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए चुगलखोर। अब कहोगे सर चुगलखोर क्यों होता है, ये मैं थोड़ा सा बता दूं, समझिएगा। संकर शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे चुगलखोर रेलगाड़ी, टिकट घर, थानेदार, मोटर गाड़ी, उड़न तस्करी, नेक, चलन आदि हैं। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, वे देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे लफंगा, खटखटाना, ये देशज शब्द है। देखिए हमने अभी बताया चुगलखोर, ठीक है, जो दो देशों की भाषा, जैसे कि रेलगाड़ी है, चलिए मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे रेल गाड़ी है, ठीक है, ठीक है। अब रेल अलग शब्द है, गाड़ी अलग शब्द है, तो इसमें दो भाषाएं जो है आकर बनी हुई। जैसे रेल इंग्लिश शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है, तो रेलगाड़ी, ठीक है। इसी तरह आपका जो चुगलखोर है, ये कैसा शब्द है, संकर शब्द है। आइए आगे देखते हैं। अवनी का विलोम शब्द बताना है हमें। अवनी का विलोम क्या होगा, धरा, शशांक, अंबर, सितारा। तो अवनी का विलोम क्या होगा, अंबर। 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो कौन संघर्षी है, हाँ आपका संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का हमें क्या करना है, चयन करना है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तो ये तो ऐसे हो जाए, तुम्हारी दृष्टि पुस्तक पर होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, ठीक है। तो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो ये बी वाला बिल्कुल हमें सही लग रहा है, यही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, शुद्ध वाक्य का चयन करें। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहस ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। साहब ने कहा, सॉरी, साहब ने कहा कि कौमा किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इसमें शुद्ध हमें बताना था, यही आपका बिल्कुल राइट भी है, ठीक है। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, ये भी गलत। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो पी वाला क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक पावक, अनिल, अनल, कृषाणु, ठीक है, अनिल, अनल। तो इसमें कौन सा, देखिए ये पावक तो अग्नि का पर्यायवाची है, कृषाणु भी अग्नि का पर्यायवाची है, अनल भी जो है अग्नि का पर्यायवाची, लेकिन अनिल ये सबसे अलग है। देखो मैं बता दूं, पावक, अनिल, अनल, ये वह कृषाणु अनिल भिन्नार्थक शब्द है। अनिल का तात्पर्य है हवा से होता है, ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, हवा से है। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भेड़। तो समूहार्थक कौन है, भेड़ है, तो 13 कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। वधुर्मी का हमें संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है, वधुर्मी का संधि विच्छेद। तो वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी, वधु प्लस उर्मी, वधु, वधु प्लस उर्मी। तो देखिए ये तो जो ये मात्रा ऐसे लगेगी, इसमें लगेगी, इसमें लगी है, तो ए वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए आके देखते हैं। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, आंशिक, तो हमें प्रत्यय बताना है, ठीक है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सिक, सिक प्रत्यय, ऑप्शन डी वाला सही है। पहले से न पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए वाक्य का त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। कोई त्रुटि ना हो तो हमें डी भाग का चयन करना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, आपका का माल बरामद हो गया, एक त्रुटिहीन है। यहाँ पे ये त्रुटिहीन क्योंकि पुलिस के द्वारा होना चाहिए, ठीक है, ए वाला त्रुटिहीन, ए वाला आपका आंसर है।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न में मिश्र वाक्य हमें बताना है। कैसे बताना है मिश्र वाक्य? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला, एक शब्द, वर्षा होने लगी। ठीक है, तो ये आपका डी वाला बिल्कुल सही है। देखो मैं बता दूं, रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सरल वाक्य या साधारण वाक्य से बोलते हैं, या मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो ही घर से निकला वर्षा होने लगी, तो यही आपका डी वाला सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे निर्देश पर पढ़ते हैं। निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 18 से 20 का अभ्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसको पढ़ना है, हमें उत्तर देना है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, आज बरसों बाद उठी इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। फिर आगे क्या कह रहा है, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी के कारण, शायद इसी के कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो इसमें पूछे क्या है, किन क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है 18 नंबर, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। तो बी वाला सही है, विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, मन के सूनेपन के, बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें, विचारों की गंभीरता। तो गहनता की फसल का अर्थ है विचारों की परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। चलिए देखते हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा। ठीक है, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये पूरे राम, रामचरितमानस, गंगा, ये व्यक्तिवाचक है। देखिए मैं व्यक्तिवाचक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि राम और राम, रामचरितमानस, मानस और गंगा जैसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, श्याम, धर्म, योग और आर्यभट्ट, बहुत सारे से वर्ड हैं। तो मैं बता दूं, फिर समझ लीजिए, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो, ठीक है। अब जैसे राम है, तो राम से राम का बोध हो रहा है, रामचरितमानस, रामचरितमानस का बोध, गंगा, गंगा का बोध हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप ये वाला बिल्कुल राइट है। 22 पे है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल और क्या है, पामर। तो देखिए ये हैं आपके पंकिल के, किसके हैं, किसके पर्यायवाची हैं, पंकिल के। चलिए आगे देखते हैं। 23 पे, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुसरिता भी है, कालिंदी नहीं है, ठीक है, कालिंदी पर्यायवाची नहीं है। देखिए गंगा का पर्यायवाची शब्द और भी मैं बता दूं, गंगा के जो पर्यायवाची शब्द हैं, सुरसरी, भागीरथी, देव नदी, देवपगा, नदीश्वरी, त्रिपथका, अमर,
तरंगिणी व जानवी है, जबकि कालिंदी मनुजा और यमुना के पर्यायवाची हैं। ये किसके पर्यायवाची है? यमुना के पर्यायवाची है। 24 है, हर्ष का विलोम क्या होगा? हमें हर्ष का विलोम बताना है, तो हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। हमें बताना सही वर्तनी। औन्नति, मुश्किल, मातृभूमि। तो बी वाला बिल्कुल सही, श्रृंगार आपका सही वर्तनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दिया है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? अच्छा, ये अभी इसके पहले हम लोग कर लिए थे ना, विचारों की परिपक्वता, ये हो चुका है। ये भी 21 भी हो चुका है। अभी हमने बताया था ना किसमें क्या बताना था, इसमें व्यक्तिवाचक बताना था। तो जब भी हमने बताया था ना रामचरितमानस गंगा, ये हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। गंदा वाला भी हो गया है, हर्ष का भी हो गया, सही वर्तनी वाला हो गया है। आइए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपका नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मंदिर, मंदिरा, युग्म उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? ठीक है, मंदिर मंदिरा। ठीक है, तो इसमें बताना है मंदिर का पूजा घर या पुजारी, या घर या सवारी, या गुफा या बड़ी गुफा। तो मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयोग अर्थ क्या होगा? देवालय या अश्वशाला। यही आपका सही है, डी वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कारण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो राम सीता से सुंदर है, तो बी वाला हो जाएगा अपादान कारक। थोड़ा मैं बता दूं, राम सीता से सुंदर है, वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से तुलना, समानता, अलगाव का बोध या भाव उत्पन्न हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे तुलना की जाए, समानता की जाए या अलगाव की बात हो, वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ये भी आपका अपादान के अंतर्गत आएगा। और से करण और अपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है, किंतु साधन भूत का प्रत्यय तो इतना ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं कि अपादान कारक में क्या होता है? अलगाव की बात होता है, तुलना की बात होता है। किसकी? तुलना की बात होती है। और किसकी बात होती है? अलगाव की बात होती है। जैसे राम सीता से सुंदर तुलना की जा रही, तो आपका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपी भाषा परिवार। तो बी वाला सही है, द्रविड़ भाषा परिवार। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? ठीक है, तो ये ज आपका, ठीक है, ज आपका क्या है? स्पर्श और संघर्षी व्यंजन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सच्छा सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद में बताना है। ठीक है, सत, सच, सच्छा, सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस छात्र, सच प्लस शास्त्र। तो बी वाला बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन 11 है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक है। ठीक है, कौन सा होगा? निजवाचक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ठीक है, तो कि देखो, आचार्यों ने कहा है, आचार्यों ने कहा एक शब्द पूरा हो गया, अहिंसा ही परम धर्म है, और जहाँ किया जाता है ना, वो आपको मिश्र वाक होता है। क्या होता है? मिश्र वाक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 पाते हैं।
अपने आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो अर्थ के आधार पर वाक्य है संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। तो क्या है? संकेतवाचक है। 14 नंबर, निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? भेद नहीं है तो आइए देखते हैं। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, अव्यय। अव्यय पदबंध नहीं है, बी वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू, जो काजू कहाँ का है? जापान का है, चीनी का है, फ्रांसीसी का है कि पुर्तगाल का? तो कहाँ का है? पुर्तगाल का है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। नाहर के लिए हमें समुचित पर्यायवाची बताता है क्या? नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर। क्या होगा? शेर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर। कौन सा? 17 नंबर। मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी। तो इसमें यह वाक्य किस प्रक्रिया को प्रेरित करता है? मतलब क्या बताता है? आकर्मक बताता है कि प्रियार्थक बताता है कि द्विकर्मक कि सकर्मक? मीरा जोर से हंसी। तो मीरा जोर से हंसी, ये कौन सा है? ये अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया है? अकर्मक। देखो मैं बता दूं, मीरा जोर से हंसी वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े तथा उसके संपादन के लिए कर्म की आवश्यकता न हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उसका सिर खुजलाता है, में तो खुजलाना अकर्मक क्रिया है, लेकिन वह अपना सिर खुजलाता है में खुजलाना या खुजलाता सकर्मक क्रिया हो जाती है। देखो मेरी बात समझो, मीरा जोर से हंसी, तो हंसी, तो इसका जो प्रभाव मीरा पे पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपका अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। निर्देशक, लाघव, विवरण, उपदेशक। उपदेशक नहीं है, यह इसी वाला सही होगा। 19 नंबर, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। हमें इसको शुद्ध करना है। तो महात्म्य, देख महात्म्य, 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 महात्म्य मतलब जो बताना है कौन सा शुद्ध है, कि यही शुद्ध है, कि ऐसे लिखा जाएगा, कि ऐसे लिखा जाएगा। महात्म्य, यही बी वाला ही सही है, ठीक है, बी वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो मागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। तो हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी से हुई है, ठीक है, विकसित हुई है। 21 नंबर आइए देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव। क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। आइए 22 देखते हैं। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु, या अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का मतलब होता है, इसका अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु। बी वाला सही है। 23 पाते हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्ण किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान का, एकावली का, परिकर का, कारण माला का। तो क्या होगा? ए वाला सही है। 22 पे, द्विवेदी योगिन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद श्रीधर। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 25 पे देखते हैं, आज का अंतिम। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध,
जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो यही सी वाला आपका नहीं दिया है, ठीक है, उपदेश नहीं दिया था। इन तीनों को उपदेश दिया था, ये सी वाला नहीं दिया था, यही आपका सही हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 60-70 हिंदी क्वेश्चन मैं जो है बताने की कोशिश पूरा किया हूँ। इसको 1-2 बार आप देख लीजिए बढ़िया से, और जो है 2-3 बार रिविज़न कर लेंगे तो यहाँ से हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाए। 1-2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 1 क्वेश्चन पास भी करा देता है, 1 क्वेश्चन फेल भी करा देता है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।